हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस फॉर्मा लर्निंग। आई एम ज्योति। आज हम लोग क्या है एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में हमारा चैप्टर 1 यानी कि इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट नाम सुना सुना सा लग रहा है। जी हाँ, इसे हम लोग कुछ साइंस में हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा और कुछ हम लोगों ने क्लास 5 में एसएसटी में पढ़ा था। ठीक है, अब क्या है एनवायरनमेंट। तो अब सोच रहे हो कि एनवायरनमेंट होता क्या है। मैं आपको एक कहानी बताती हूँ, सिंपल सा आप ही पे बताती हूँ। मान लो आप क्या है अभी लॉकडाउन है, तो आप लोग अभी घर में हो। लॉकडाउन से पहले आप लोग स्कूल गए थे, और जब आप लॉकडाउन के बाद जाओगे तो कुछ चेंजेस आएगी आपके स्कूल के इन्वायरमेंट में। तो टीचर्स क्या बोलेंगे, नहीं आप भी क्या, टीचर्स या फिर आप क्या बोलोगे कि नहीं एनवायरनमेंट चेंज हो गया है। मान लो क्या हो गया, आपका जो गार्डन था उसे क्या हो गया, सारे मतलब कुछ पेड़ कट गए और कुछ नए लग गए। तो क्या हो गया, वहाँ का इन्वायरमेंट चेंज हुआ। और मान लो आपके स्कूल में एक बिल्डिंग था, क्या हुआ, वो बारिश में यानी कि बाढ़ के कारण टूट गया। तो क्या हुआ, वहाँ का इन्वायरमेंट चेंज हुआ। तो क्या हुआ, आपको सिंपल सा डेफिनेशन बताती हूँ इन्वायरमेंट का। वो सारी चीज़ें जो हम लोग अपने चारों ओर देखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट। अब आप सोच रहे हो हमारे चारों ओर हमारे टीचर्स हैं, हम हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, घर है, बंगलो है, तो वो सब क्या इन्वायरमेंट में आएगा। तो जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंट में आती है। इन्वायरमेंट सिर्फ ये नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ नेचर की चीज़ें आएगी, ऐसा नहीं है, उसमें कुछ ह्यूमन से जुड़ी चीज़ें भी आएगी। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप किस तरह से इन्वायरमेंट को डिफाइन कर सकते हो। वट एवर वी सी इन आवर सराउंडिंग इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, अब क्या हुआ, कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट में क्या आएगा, मैंने अभी भी बोला कि इन्वायरमेंट में क्या आती है, कुछ ह्यूमन से जुड़ी चीज़ें होती है, कुछ नेचर से। तो क्या आएगा, नेचुरल इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट। ठीक है, अब क्या है नेचुरल इन्वायरमेंट, इसमें भी दो तरह की चीज़ें आती हैं, एक बायोटिक और एक अबायोटिक। अब ये बायोटिक क्या होता है, बायोटिक और बायोटिक मैं आपको सीधा सीधा बता देती हूँ, आप समझ लो। बायोटिक में क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जिंदा चीज़ें आती है, एग्जाम्पल के लिए लो प्लांट्स एंड एनिमल। और अबायोटिक में क्या आती है, एकदम मरी हुई चीज़ें, निर्जीव चीज़, जैसे कि लैंड। क्या है, लैंड, माउंटेन्स, ये सब क्या है, ये सब इन्वायरमेंट में हमारे है, बट फिर भी क्या है, ये मरी हुई है, वे चल नहीं सकती। मान लो कि माउंटेन जो आपके घर से 2 किलोमीटर दूर है, तो वो थोड़ी ना कल तक आपके घर के पास चल के आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो क्या है, अबायोटिक है। यहाँ तक समझ में आया। अब क्या है ह्यूमन इन्वायरमेंट, मैंने अभी भी बोला। तो ह्यूमन इन्वायरमेंट में क्या होती है, कुछ ह्यूमन की एक्टिविटीज़ आती है, क्रिएशन आते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए ले लो कि ह्यूमन बीइंग क्या करता है, ह्यूमन बीइंग जो है वो नेचुरल एनवायरनमेंट से कुछ मटेरियल लेगा, जैसे कि सॉइल, ईट, या फिर जो हमारे पत्थर पहाड़ों से बनती है गिट्टी, वो लेगा और क्या करेगा, एक मकान, बंगला बनाएगा। तो क्या होगा, वो जो बंगला होगा वो ह्यूमन इन्वायरमेंट में आएगा, बट क्या नेचुरल इन्वायरमेंट की हेल्प से उसने बनाया। क्या हुआ, यहाँ तक समझ में आया। अब है नेचुरल इन्वायरमेंट। यहाँ तो मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि नेचुरल इन्वायरमेंट में दो तरह के आते हैं, बायोटिक और अबायोटिक। बट ये नेचुरल इन्वायरमेंट में और कुछ चीज़ें आती हैं, ये वो अब हम आपको बताएंगे। पहले क्या होता है, नेचुरल इन्वायरमेंट का डेफिनेशन आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप कुछ करोगे ना। यहाँ पर डेफिनेशन आपको नेचुरल इन्वायरमेंट का मैं बताती हूँ। देखो, व्हाट इज़ नेचुरल इन्वायरमेंट, तो लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल कंप्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट। यानी कि जो लैंड हो, मैंने भी बताया ना कि नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या निर्जीव और सजीव दोनों आती है। कि हम लैंड क्या हो गया, यहाँ पे अबायोटिक हो गया, वाटर क्या होगा, अबायोटिक हो गया, एयर क्या हो गया, अबायोटिक हो गया, और प्लांट बायोटिक और एनिमल बायोटिक हो गया। अब ये सारी सब चीज़ें मिल जाती है तो एक नेचुरल एनवायरनमेंट बनाती है। समझ में आया। अब क्या, ये जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, ये तीन तरह के पार्ट में बच चुका है यहाँ पे। इसमें फर्स्ट है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या होता है, सॉलिड क्रस्ट ऑन द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ।
यानी कि जो अर्थ है उसकी क्या सॉलिड, जो ऊपर वाला हिस्सा है उसमें जो सॉलिड एकदम हार्ड है वो, उससे हम लोग टॉप लेयर क्या बोलेंगे, लिथोस्फीयर बोलेंगे, जो कि सॉइल से बनी होती है। उस सॉइल के अंदर क्या है, रॉक्स होंगे, मिनरल्स होंगे, बट हमें यहाँ पे क्या देखना है, ऊपर वाला हमें सॉइल पार्ट देखना है, उसी को हम लोग लिथोस्फीयर बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आया? अब देखो इतना तो आपको पता है कि सॉइल कैसे बनती है, रॉक्स से बनती है। रॉक्स में बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, तो क्या बनते हैं हमारा सॉइल। ये हमने अपने चैनल पे सॉइल चैप्टर जो क्लास 7 का है पढ़ाया है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं किस तरह से सॉइल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ तक समझ में आया कि किस तरह से रॉक से सॉइल का फॉर्मेशन होता है। और ये जो रॉक्स और मिनरल्स हैं वो कवर्ड होते हैं सॉइल के लेयर से, इसमें लिथोस्फीयर में। तो हम लोग क्या बोलते हैं, सॉइल वाले लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। अब है लिथोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ लैंडफॉर्म सच एज माउंटेन, प्लेटियस, प्लेन्स, वैली etc। बिकॉज ये लिथोस्फीयर है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है। मान लो ज़मीन, लिथोस्फीयर का मतलब क्या हुआ, ज़मीन। तो ज़मीन के ऊपर तो बहुत सारी चीज़ें होती है, माउंटेन्स होती है, प्लेटिस होती है, प्लेन होते हैं, वैली होते हैं। अब ये माउंटेन्स, प्लेटियस, प्लेन एंड वैली ये हम लोग 6th क्लास में ऑलरेडी पढ़ के आए हैं ना, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ। ये जो माउंटेन्स है इसका सरफेस कैसा होता है, एकदम इससे ऊपर गया और फिर नीचे आ गया, मतलब इस पर कोई जगह नहीं, तो ऊपर जाके कोई खड़ा हो जाएगा वो तो गिर जाएगा। अब ये जो प्लेट से क्या होता है, इस तरह से ऊपर जाएगा और फिर क्या होगा, उसके ऊपर प्लेन हो जाएगा एकदम टेबल टॉप की तरह, फिर इधर नीचे आ जाएगा, एकदम इसका टेबल की तरह होता है ये प्लेटियस। अब ये प्लेन क्या होगा, जैसे कि खेत हो गया उसे हम लोग प्लेन बोल दिया, खेत मैदान सब प्लेन में आ गया। ओके, अब है हमारा हाइड्रोस्फीयर। सेकंड में हमारा क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर। तो हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर का मतलब ही होता है वाटर, द डायमेंशन ऑफ वाटर इक्वल टू हाइड्रोस्फीयर। तो अब क्या होता है, इट कंप्राइजेज वेरियस सोर्स ऑफ वाटर इन डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉडीज। इसमें बहुत तरह के आते हैं, एग्जाम्पल के लिए रिवर, लेक, सीज, ओशन etc। समझ में आया? इट इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या ये वाटर जो है ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। कैसे, अब बिना पानी के जी लोगे, बिल्कुल नहीं। आप मान लो आपको हवा मिल रही है तो आप एक दिन जी सकती हो, पर अगर ज़्यादा बन लो तो एक दिन जीने के चांसेस नहीं है, ठीक है। अब हमारा थर्ड में है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर याद आ रहा है, साइंस में पढ़ा है ना, क्लास 7 में पढ़े हो ना आप। एटमॉस्फेयर के बारे में हमारे चैनल पे वीडियो है क्लास 7 साइंस का, आप एक बार प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें। अब देखिए एटमॉस्फेयर क्या है, द थिन लेयर ऑफ एयर इज़ नोन एज एटमॉस्फेयर। यानी कि जो हमारी हवा का एकदम पतला सा लेयर है हमारे अर्थ के आउटसाइड में, हमारे अर्थ के अराउंड में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। अब आप सोच रहे हो कि जो एटमॉस्फेयर है वो तो पूरा हवा से भरा हुआ है, चारों तरफ हवा ही हवा है, अर्थ हवा पे उड़ क्यों नहीं जा रहा, गिर क्यों नहीं जाती है। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स उसे ऐसा नहीं होने देता, ग्रेविटेशनल फोर्स उसे एक जगह पे स्थिर रखता है। समझ में आया, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब है इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड सर्चिंग हीट ऑफ द सन। अब ये जो एटमॉस्फेयर है ये हमें क्या हार्मफुल रेज से बचाता है, कि सन से में से जो हमारे हीट्स आते हैं, जो हमारे रेज आते हैं उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे हार्मफुल रेज होते हैं, जैसे कि अल्ट्रा वायलेट रे। अब क्या एटमॉस्फेयर में हमारा एक ओजोन लेयर है, वो हमें इन सारी रेज हार्मफुल रेज से बचाता रहती है। एटमॉस्फेयर हमारे लिए क्या हो, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हुआ। ये जो एटमॉस्फेयर है इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर। ये जो एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं कि सिर्फ हवा से भरा, वैसे नहीं, इसमें गैसेस हैं बहुत टाइप के, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन, बहुत सारे के इसमें गैसेस आते हैं। और फिर इसमें डस्ट भी, बहुत धूल कण भी होते हैं, और वाटर वेपर्स भी होते हैं। मान लो हम लोग खाना बनाते हैं तो उसमें से कुछ पानी का फंस जाता है तो क्या होता है, वाटर साइकिल तो आपको पता ही है, तो वहाँ पे कुछ वाटर वेपर्स रह जाते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। समझ में आया? अब यहाँ पे चेंज इन एटमॉस्फेयर इन चेंज इन वेदर क्लाइमेट। अगर हमारे एटमॉस्फेयर में कोई चेंजेस हो रहे हैं तो वो हमारे वेदर क्लाइमेट में भी चेंजेस होंगे। समझ में आया?
अब क्या होता है, ये जो क्या हुआ, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, इन तीनों को मिला करके एक स्फीयर बनता है जिसे हम लोग बायोस्फीयर बोलते हैं, जिस पे हम लोग रहते हैं, सजीव होते हैं हम लोग। क्या हम लोग लिथोस्फीयर के बिना रह पाएंगे? हम लोग कहाँ रहेंगे? तो लिथोस्फीयर नहीं है तो हम लोग कहाँ रहेंगे? नहीं रह पाएंगे। हाइड्रोस्फीयर, मान लो ये जो हाइड्रोस्फीयर है, अगर मान लो लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर नहीं है तो सिर्फ हम लोग पानी पीते जाएंगे, हम लोग को हवा मिलेगा ही नहीं, या हम लोग को रहने के लिए ज़मीन होगा ही नहीं, तो हम लोग ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। फिर एटमॉस्फेयर, हवा के बिना तो हम लोग एक पल भी ज़िंदा नहीं रह सकते। समझ में आया? तुम यहाँ पे एक सिंपल डेफिनेशन लिख सकते हो बायोस्फीयर का, ये द कॉम्बिनेशन ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर is called biosphere, या फिर a place where lithosphere, hydrosphere and atmosphere meet and emergence life is called biosphere। समझ में आया? यहाँ तक समझ में आ गया? नेचुरल एनवायरनमेंट यहाँ पे एंड हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में। जिस तरह से हम लोगों ने नेचुरल एनवायरनमेंट में बहुत सारे टाइप्स पढ़े, उस तरह से हम लोग ह्यूमन एनवायरनमेंट में भी उसके बारे में भी कुछ कुछ पढ़ेंगे। ओके।